पासवर्ड लिया था पैडगढ़। अभी मैं मौजूद हूँ गांधी मैदान NK सिन्हा इंस्टीट्यूट। इसमें जो है आज 2 दिनों का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कि हमें पूरी जानकारी दी जाएगी शिक्षा का अधिकार। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखें। और मैं यहाँ 2 दिन की कैंप में आई हूँ और मैं बहुत सारी वीडियो रिकॉर्ड की हूँ, ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ कि कितनी संघर्ष भरी सबकी कहानियाँ हैं। शिक्षा के लिए कहाँ से कहाँ लोग जाते हैं, क्या करना पड़ता है, तब हमें शिक्षा मिल पाती है। बाकी आप लोग बने रहें। धन्यवाद। एक साथ बकाया किस्त आ चुका है, उसके लिए भी काम किया मैंने। रेशन के लिए भी काम किया, जो गंदा चावल गेहूं देते हैं उसके लिए भी हम अलग अलग रेशन दफ्तर में जाके धरना प्रदर्शन किया है। महिला हिंसा में भी मैंने काम किया है, घरेलू हिंसा में भी काम किया है। जो RT एक्ट के बारे में जो संदीप पांडे जी जिन्होंने कहा था कि काम करने के लिए मैंने राजी हो गया। तो हमारा साथ महेश पांडे जी भी है, जो RT एक्ट के माध्यम से कंधे ला के काम कर रहे हैं। तो हम लोग 2016 में करीब 250 महिला हम लोग BA से गए हैं। पहले दिन हम और महेश पांडे जी जाके बताया कि हम लोग कुछ फॉर्म हम लोग ऑफलाइन करेंगे। कल हम लोग आएंगे, बिल्कुल आइए। BA से साथ में कहा बिल्कुल आइएगा। तो जब 250 महिला को ले गया है तो वो तो डन हो गया है। तो 10 बजे से 4 बजे तक ऑफलाइन लेने के लिए एकदम मना कर दिया है। उस समय मैंने ऐलान किया है कि अब हम लोग आएंगे तो नोटिस लगा के आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे, क्योंकि ये BA से मानने वाला नहीं है। तो फटाफट सारे ऑफलाइन ले लिया है, सारे कागजात ले लिया। तो कागजात लेने के बाद मैंने कहा कि आपके पास जो कागजात मैंने जमा किया है उसका प्रूफ दीजिए, हमें प्रूफ चाहिए। इस बच्चा का माँ का नाम, मोबाइल नंबर, कम से कम और बच्चा का नाम, ये हमें प्रूफ दीजिए। तो पूरा उन्होंने कंप्यूटर से प्रूफ मांग के दिया है। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन किया है, BA से ने। ऑनलाइन करने के बाद स्कूल का नाम भी आ चुका है। जैसे ही स्कूल का नाम आया है, एडमिशन हो चुका है। उसके 15 दिन के बाद सारे स्कूल वाला तय करके स्कूल के भी भेदभाव करेंगे बच्चे के साथ, तो हम लोगों को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग सबको पता है कि कहाँ कहाँ जाना है। हम लोग सारे लाइन लकीर खींच दिया, सब लोग वहाँ चले जाते। तो कानपुर ऐसा एक शहर है जो अभी बच्चों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग बातचीत करते हैं माता पिता से, बच्चा से। इतना अच्छी लगता है कि अभी मीटिंग में बच्चा लोग भी आके बैठ जाता है, वो भी आके हिस्सा लेता है बच्चा लोग। तो हम लोग अभी 8 क्लास में इस साल करीब 10 बच्चा निकाल चुकेगा। उसी 10 बच्चा में एक बच्चा का माँ आके हम लोगों को बोल रहा है कि हमारा बच्चा बोल रहा है पढ़ेंगे तो उसी स्कूल में पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ेंगे नहीं। ये हम लोगों के साथ एक गंभीर समस्या हो चुका है। और आगे के लिए हम लोग 12 क्लास कानून के लिए करीब 5000 से ऊपर पोस्ट कार्ड चिट्ठी गया है प्रधानमंत्री के पास 5000 बच्चों को, कि उनको 12 क्लास तक कानून हो जाए। उनका माता पिता ने चिट्ठी लिखा है। अभी हम लोग 12 क्लास कानून के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप लोग RT एक्ट के माध्यम से कोई भी लोग काम कर रहे हैं, कोई भी साथी लीडर लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग एक आदान प्रदान करे, टीम तैयार करे कि हम लोग दिल्ली में जंतर मंत्र में जाके हम लोग जब तक धरना नहीं देंगे तब तक कोई काम नहीं होने वाला है। जैसा कानपुर में, उत्तर प्रदेश में 5000 रुपया के लिए हम लोग हर साल धरना देते हैं, तो 5000 रुपया माता पिता को मिल, और 5000 तो दूर की बात है। आप उत्तर प्रदेश का सरकार बदलने से और बच्चा भी काफी ज्यादा बढ़ने से, अभी जो आखिरी साल जिस साल हम लोग धरना देते हैं उसी साल में जितना बच्चों को एडमिशन होता है उतना का ही 5000 रुपया मिलता है। 20 का जो बच्चा होता है उनका नहीं मिलता है।
लेकिन हम लोग अभी भी ताकत बना हुआ है, तो आरटीई एक्ट को भी हम लोगों को बचाना है। और सरकारी की स्कूल के जो बातचीत सामने आया है उसके ऊपर भी हम लोग बात रखते हैं कि आप लोग बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भर्ती कराता है, वहाँ कराइए। करे वहाँ तो टीचर लोग, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, करे एक माइक लगा देते हैं और डिस्को डांस का गाना आता है, बच्चे लोग वहाँ डांस करते रहते हैं, वहाँ तो कोई पढ़ाई नहीं होता है। इसलिए हम लोग प्राइवेट स्कूल के लिए सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा कुछ तो सीखेगा, और सरकारी स्कूल में तो कुछ भी नहीं है। मैंने देखा मेरे घर के ही बगल में आरटीई एक्ट के माध्यम से बच्चे को एडमिशन हुआ है, 2 साल बाद उसको निकाल दिया है, क्योंकि उसको किताब कापी का पैसा सरकार भेज नहीं रहा, और वो बच्चा सारा दिन खेलते हैं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ करते नहीं है। इसीलिए आरटीई एक्ट के लिए जो गरीब परिवार का जो बच्चा के लिए एडमिशन के लिए माता पिता अभी सोच रहे हैं, और उसके लिए हम लोग कमर तोड़ काम करते हैं। केवल कानपुर में नहीं किया, लखनऊ में भी, उन्नाव में भी जाके हम लोग उसको ओपन किया है। पहले तो उन्नाव में भी ओपन नहीं है, धीरे धीरे बहुत सारे राज्यों में हमको बुलाता है, जिला बुलाता है, लेकिन पैसा हम लोगों के पास है नहीं, कोई काम तो करते नहीं है, कोई एनजीओ तो चलाते नहीं है, तो हम लोग जा नहीं पाते। लेकिन जाने का इच्छा होता है कि अलग अलग गोष्ठी में जाओ। आप लोग यहीं पे गाँव के लिए कहा है, कल सुबह ही तो इच्छा तो होता है जाने के लिए, कुछ सीखने को भी मिलेगा, मिलेगा, कुछ आदान-प्रदान भी करेंगे। तो कल आप आ रही आज हैं हमको यहाँ बुलाया है, हमने तो उम्मीद ही नहीं किया है, कितना बड़ा बड़ा महारथी के सामने हम लोग कुछ हो। खैर बुलाया तो कुछ तो बात तो अगर हम नहीं आएंगे ना तो हमारी मैडम हमको ना डांटेंगी। नमस्कार साथियों, मैं रिया पासवान, रिया द पैट गर्ल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एन.के. सिन्हा इंस्टीट्यूट में 2 दिनों का कैंप रखा गया है। हाई एजुकेशन को लेकर बातचीत हुई और तमाम मुद्दे पे बातचीत हुई। आप लोग पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को सारी बातें समझ में आए कि हमारी अधिकारें क्या हैं और क्या करना चाहिए और क्या एजुकेशन के लिए होना चाहिए। बाकी आप सभी को धन्यवाद। जोर नहीं पा रहा है, इसीलिए ड्रॉप आउट में जो एक बड़ा अनाकर्षक कंटेंट है वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज के कारण से अनाकर्षक हो गया है हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसके कारण से बच्चे वहां अपने को उस बीच में नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि हम कहीं वीरान जगह में आ गए हैं। एलिनेशन उनको क्लासरूम में ही लगता है। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने पैसिव लर्निंग पर में कई काम किए हैं कि क्लास में जितने घंटे होते हैं उसमें कितना घंटा वो एक्टिव होते हैं, कितना पैसिव होते हैं। तो निष्कर्ष यह है लगभग 90% वो पैसिव होते हैं, 10% ही एक्टिव हो पाते हैं। अब उसके लिए फिर अलग बातें होंगी, बाद में चर्चा करेंगे। थैंक यू गोपाल कृष्ण, उन मौलिक सवालों को हमारे बीच रखने के लिए। हमारे बीच अगले वक्ता के रूप में प्रोफेसर विकास गुप्ता हैं, दिल्ली से आप आए हैं, हिस्ट्री के शोधार्थी और विद्वान हैं। वैसे राजनीति अर्थशास्त्र पर और राजनीतिक आर्थिकी पर में इनका बहुत महत्वपूर्ण पकड़ है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर विकास गुप्ता जी से कि आप आएं और अपनी बात करें। चर्चा एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां मैं उस संकट की बात किए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता जो हमारे चारों तरफ मुंह बाए खड़ा हुआ है। और ये सत्र भी वैसे भी पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सत्र है। और पहले ही गोपाल कृष्ण जी ने एडम स्मिथ का जिक्र कर दिया है। मैं आपको ये याद दिला दूं कि इवन एडम स्मिथ ने भी ये माना था कि अगर एजुकेशन को भी मार्केटाइज कर दिया जाए तो लोग विंडो पे ही खड़े रह जाएंगे। ये गॉड फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का भी मानना था
जिन्होंने क्रिटिक किया पॉलिटिकल इकोनॉमी का मार्क्स ने और मार्क्सिस्ट ने, उनकी बात तो छोड़ ही दीजिए। ये भी याद रखिए कि पिछले तकरीबन 25 सालों में हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण बहसें चलती रही हैं, शिक्षा को क्योंकि उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता, इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि शुरू में ये बहस चली अर्जुन सिंह गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट के इर्द गिर्द। जब ये पता चला कि 76% परिवार वो हैं जो महज 80% परिवार वो हैं जो महज 20 रुपए प्रतिदिन की इनकम पर अपना जीवन बसर करते हैं। और उसके बाद फिर खुद जो फाइनेंशियल स्टेटिस्टिक्स थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनसे जाहिर हुआ, एक तरह से कोलैबोरेशन ही हुआ कि 76% लोग ऐसे हैं जो 25 रुपया प्रतिदिन की इनकम पर जीते हैं। उसके बाद तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट ने एक बार फिर पावर्टी लाइन के ऊपर बहस को गरमाया, पर ये उस सारी बहस जिसकी समीक्षा मैंने अपनी जो हाल ही में प्रकाशित किताब है उसमें की है, पर उसका लबोलबाज ये है कि ये स्पष्ट था कि इस देश में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है, घटी नहीं है। कम से कम इतना तो तय है। उसके बाद इसी क्रम में हमने ये भी पाया कि पहले ये रोना था कि देश के 30% लोगों के पास इस देश की 70% वेल्थ अक्यूमुलेट हो गई थी। आगे चल के उसी क्रम में इस 30% के पास 90% वेल्थ अक्यूमुलेट हो गई। और अब इस हालिया रेजीम के दौरान ये फेर आया है कि जो पिछले सालों में न्यूली क्रिएटेड वेल्थ है उसका 90% सिर्फ 1% लोगों के पास जा रहा है। आप सोच लीजिए कि हम कैसे समाज में जी रहे हैं। आप ये भी सोच लीजिए कि क्या ये मुमकिन है कि जिस देश में 80 करोड़ लोगों के लिए राशन पर जीवन बिताना उनकी अनिवार्यता हो, क्या वो शिक्षा खरीद सकते हैं? क्या जीवन पहले जीने के लिए भोजन खरीदना होगा या शिक्षा खरीदनी होगी? हम ये भी याद रखें कि जब 2012 में 12-13 में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जो 5 ईयर प्रोग्राम का मिड टर्म अप्रीजल हुआ, तो उसमें ये कहा गया कि एजुकेशन में, ओपनली कहा गया कि एजुकेशन में नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका को बढ़ाने की जरूरत है। उसे वर्तमान शिक्षा नीति यानी शिक्षा नीति 2020 में फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन यानी तथाकथित रूप से परोपकारी संगठनों की भूमिका पर बहुत जोर देकर आगे बढ़ाया गया है। यहां तक कि मेरी अपनी यूनिवर्सिटी ने ये तय किया कि हर साल वो 100 करोड़ रुपए, ध्यान से सुन लीजिए, 100 करोड़ रुपए ऐसी परोपकारी संस्थाओं और एल्यूमिनाई से अक्यूमुलेट करेंगे। मैं जानना चाहता हूं ऐसे कौन से परोपकारी लोग हैं जो 100 करोड़ रुपए आपको हर साल देंगे पर आपसे मांगेंगे बदले में कुछ भी नहीं। अगर ऐसा ही है तो फिर तो वो गरीबों को खाना खिला देना, हायर एजुकेशन की बात तो बाद में करते हैं। आप ये भी ध्यान रखिए कि इसी दौर में हमने ये भी देखा कि जब एनडीए की पहली सरकार बनी, और याद रखिए मैं सभी के उदाहरण दे रहा हूं, इसमें कोई पक्षपात नहीं कर रहा, तो जब एनडीए की पहली सरकार बनी तो उन्होंने इस देश के 2 इंडस्ट्रियलिस्ट जायंट्स के तत्वाधान में एजुकेशन की रिपोर्ट बनवाई। और उस रिपोर्ट के प्रीफेस में, मैं शॉर्ट में कहें तो बिरला मानी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं,
उस रिपोर्ट के प्रीफेस में ये लिखा हुआ है कि अब हमें शिक्षा को सामाजिक सरोकार के विषय के रूप में देखना बंद कर देना चाहिए, ये उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आप ये भी पाएंगे कि ये एक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी करके जो पार्थ शाह के साथ जुड़ा हुआ एनजीओ है, उन्होंने नो चॉइस कैंपेन चलाया, वाउचर कैंपेन चलाया, और जेम्स टूली और तमाम लोगों ने खूब वकालत की कि कैसे बजट प्राइमरी स्कूल्स, लो बजट स्कूल जो हैं वो इस देश को शिक्षा दे सकते हैं, सरकार को इसमें कोई भूमिका अदा करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की समिति, उसके जेपी कृपलानी अध्यक्ष थे। उसमें एक महिला भी थी, 2 महिला थी शायद, और उसने एक 45 पेज का 45 आर्टिकल्स का अनुच्छेद का फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर का रिपोर्ट दिया। उसमें 23, 24, 25 3 जो था वो शिक्षा से रिलेटेड था। वो जो 23 था उसमें लिखा था, और जो बाद में डायरेक्टिव डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें 45 बना, आर्टिकल 45, उसमें लिखा था कि संविधान के अंगीकृत करने के 10 साल के अंदर शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया जाएगा। बहुत देर कर दी, 2002 में जाके संविधान का संशोधन किया। ऐसे मैं सैद्धांतिक तौर पे इस बात से सहमत हूँ कि जीवन जीने के अधिकार में सारे अधिकार नहीं है। अलग से निजता का अधिकार, भोजन का अलग से अधिकार, ये सब अलग अलग करके क्यों? सरकारें चाहती हैं आपको कागजी अधिकार देना, सब्सटैंटिव राइट नहीं देना चाहती है, प्रोसीजरल राइट देना चाहती है। ये जो हमारी मांग हो रही है, इसका भी इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि इसको भी यहाँ सुनने से मुझे ख्याल आया, क्योंकि मैं कंपनी अपराधों का शोधार्थी हूँ, कि कंपनी कानून में 2013 के कंपनी कानून में बहुत सारे अपराधों का स्रोत छुपा हुआ है। कंपनी कानून में सेक्शन 135 है, सेक्शन 135 है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 के सेकंड सेक्शन में लिखा है कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपनियां जो कि 5 करोड़ सालाना मुनाफा जब कमाती है, तो वो अपने सालाना मुनाफे का 2% बाकी सीएसआर में खर्चा कर सकती है, शिक्षा के प्रमोशन में भी खर्चा कर सकती है। अभी वसी साहब से बातचीत के क्रम में मुझे ये ख्याल आया, जब उन्होंने टिप्पणी की, अनिल सदवापाल जी ने टिप्पणी की और दिवाकर जी ने याद दिलाया मुचकुंद दुबे कमेटी क्या, तो मुझे वो बात ख्याल आई कि ये जो सेक्शन 12(1)(c) है, इसको सेक्शन 135 शेड्यूल 7 कंपनी एक्ट के साथ पढ़ा जाना चाहिए। और घटना क्या घट रही है आंखों के सामने, जो जिम्मेदारी स्टेट की थी, जिससे स्टेट को वैधता मिलती है, आप उसी जिम्मेदारी को कंपनियों को हवाले कर रहे हैं। ये तो अब उत्तेजित करने वाला, आक्रोशित करने वाली बात है। ये नागरिकों के अधिकार पर हमला है, नागरिकों के मौलिक अधिकार पे हमला है। और आज की छुट्टी आप हो सकता है सोचे क्षम में है, आप इस तरीके से सोचिए जरा कि आने वाली पीढ़ियों के हकों के लिए भी आप खड़े नहीं होंगे, अपने लिए तो नहीं ही खड़े हो रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो खड़े होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है, और बात करके मैं बात खत्म करूंगा। भाषा की बात दिवाकर जी कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पुनर्जागरण के दौर में पूरा रेनेसां जब आया, तो ये वायदा था रेनेसां का, रेनेसां के फिलोसोफर्स का, उसके फॉर्मुलेटर्स, फाउंडर्स, फिलोसोफर्स का, कि सारी प्रगति, सारी गतिविधि, आर्थिक गतिविधियों, हर एक गतिविधि के केंद्र में मनुष्य होगा, मानव होगा। 20वीं शताब्दी आते आते पता चला कि मनुष्य केंद्र में नहीं रहा, भाषा केंद्र में आया। भाषा केंद्र में आना, मनुष्य के केंद्र में आना एक ही चीज नहीं है। और दोनों को फिर याद करता हूँ, 21वीं शताब्दी आते आते भाषा का भी एक सबसेट है, मतलब वो है टेक्नोलॉजी। भाषा भी एक टेक्नोलॉजी है, भाषा का सबसेट है टेक्नोलॉजी। मनुष्य केंद्र में नहीं, टेक्नोलॉजी केंद्र में है। कोरोना काल में भी देखा है हमने, और अब भी देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी लॉबी है बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज की, जो चाहती है कि सब सारे क्लासरूम बंद हो जाए।
और टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए बातचीत हो, संप्रेषण, संवाद, हाव भाव, ये सब आमने सामने होने पर ही कम होता है। आप मैसेज भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, आप सोचते हैं कि कम्युनिकेशन हो गया, संवाद हो गया, गलत समझते हैं। वो भाव भंगिमा, वो आक्रोश बहुत बार बच्चों के चेहरे पे या हमारे चेहरे पे भी, हम जब कभी शब्द का अर्थ खुलता है तो चेहरा खिलता है, नहीं शब्द का अर्थ खुलता है तो चेहरा खुलता नहीं है। ये बात डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजी क्या समझे? तो जो टेक्नोलॉजी के पैरोकार हैं वो मानव चेतना की दरिद्रता के शिकार है, ऐसा प्रतीत होता है। गहन चिंतन की आवश्यकता है। मैं आखिरी दो बात और कहूंगा, बिल्कुल छोटी छोटी, और अपनी बात खत्म करूंगा। एक ही बात, बस एक ही दो बात कि एक 20वीं शताब्दी के इटली के दार्शनिक हुए, मार्क्सिस्ट दार्शनिक बेनेडिक्टो क्रोसे, उन्होंने कहा सारा इतिहास समकालीन इतिहास है। जो नरसंहार हुआ था शिक्षा व्यवस्था में दरिद्रता के कारण, जर्मनी के द्वारा या ऑटोमन एम्पायर के द्वारा या आज इजराइल के द्वारा और इजराइल के साथी देशों के द्वारा, उस दरिद्रता को बता रहा है नरसंहार कि सारा इतिहास सचमुच में समकालीन इतिहास है। धन्यवाद। टाइम अलाइनमेंट है, उसी के हिसाब से पब्लिक स्कूल का टाइम अलाइनमेंट करें, ये रिकमेंडेशन है। आप समझिए कितने खतरनाक तरीके से चीजों को सटल वे में कहा जा रहा है। प्राइवेट को लीडरशिप देने की बात की जा रही है कि वो जो कहे उसको कर लेते तो ठीक से चले। और भाषा का सवाल सबसे कठिन हो गया है। अब जितने प्राइवेट स्कूल हैं सब अपने को पब्लिक स्कूल का, ये सारे पब्लिक स्कूल हैं। और जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, मैं सरकारी जानबूझ के इसलिए कह रहा हूं कि प्राइवेट पब्लिक वाला कंफ्यूजन बड़ा जबरदस्त हो गया। जो प्राइवेट है अपने को पब्लिक कहता है और सरकार भी उसे ये नहीं कहती कि आप पब्लिक नहीं कहिए, वो मुनाफे के लिए काम करता है। जब देश आजाद हुआ था तो उस समय में भी पीपीपी मोड थे। हमारे पास ढेर सारे स्कूल कॉलेज ऐसे खुले हुए हैं जिसको लोगों ने खोला और वो आज अच्छा काम कर रहा है अपने इलाके में। प्रकारांतर से हमारी डेमोक्रेसी ने उसको तहस नहस भी कर दिया गुणवत्ता के नाम पर में, तो कॉलेज सब और स्कूल सब बैठ भी गए हैं। लेकिन एक अच्छा प्रयास था जो समाज के द्वारा किया जा रहा था कि समाज के बच्चे पढ़ें लिखें आगे जाएं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेकर अब तक का आप देखिए कि कहां से कहां लोग पहुंचे हैं लोगों के पढ़ाने से, चाहे वो राजे राजवाड़े के हों या बाकी टाइप से। लेकिन अब उसको बदल के अब ये प्राइवेट स्कूल को पब्लिक स्कूल कहा जा रहा है। और वो प्राइवेट स्कूल जो ठीक शब्द दिया है तिलक साहब ने कि एडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, स्कूल तो सारे एडेड हैं और वो सारे एडेड स्कूल किसी को फ्री में जमीन मिली हुई है, किसी को सब्सिडाइज ढंग से बाकी चीजें मिली हुई है। उनको समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप उन शब्दावली पर भी गौर करें। आगे के सत्र में हम लोग भाषा के सवाल पर भी बात करेंगे। शब्द लुप्त हो रहे हैं जिसके कारण से ज्ञान लुप्त हो रहा है और हमारे पढ़े लिखे लोगों के बीच में बहस ये आ रही है, अमूमन बहस ये आती है कि कक्षा 5 के बच्चे को कक्षा 2 की चीजें नहीं आती, इसे प्रचारित किया जा रहा है। मुझे इसमें बहस करनी होगी, हम लोग करेंगे इस पर आगे चर्चा। ऐसा सत्य नहीं है, क्योंकि आप जो मानदंड निकालते हो मानदंड ही गलत दे रहे हो। भाषा के नाम पर में, गणित के नाम पर में, टेक्नोलॉजी के नाम पर में ये चर्चा बहस होनी चाहिए। क्योंकि आप जैसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, पहले ये तय करना पड़ेगा कि कैसा समाज आप चाहते हैं। सोशलिस्ट का दौर था तो कहते थे कि हम तो मातृभाषा में पढ़ाएंगे, राष्ट्रभाषा में पढ़ाएंगे। अब वही सोशलिस्ट जब आज लीडरशिप में है तो कहते हैं अंग्रेजी तो पढ़ाइए, नीचे से पढ़ाइए अंग्रेजी। आप 1937 को, 1986 को, 2020 को, इनको अगर आप देखें, तिलक जी आप ही यहाँ आए थे पिछले बार हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बात कर रहे थे। बड़े स्पष्ट शब्दों में आपने कहा था कि पहले कभी जब एजुकेशन पॉलिसी बनती थी तो कमीशन स्टडीज होती और उसके बेसिस पर रिजल्ट आते थे। ये पहला ये एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें कमीशन स्टडी नहीं है, ये दृढ़ इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है, गुड विशेष है जिस पर ये पॉलिसी बनी। कुछ लोगों के अच्छे मन से किए होंगे
लेकिन समझने की बात है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी को कंडीशनिंग में डाल के सब्जेक्टिव रियलिटी में कन्वर्ट करके जो इच्छा शक्ति थी समाज को बेहतर बनाने का, बेहतर नागरिक बनाने का, उसके बजाय आप बेहतर बाजार बनाने में लगे हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस से शुरू हुआ था, आज प्राइवेटाइजेशन के दौर में हम पहुंच गए, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और यहां भी प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। खतरनाक बात यह है कि आपके विभिन्न राज्यों में प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं किसी और के नाम पर। अब उन पर भी अलग से चर्चा की जा सकती है, तो क्या कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक ये है कि ये जो मौजूद सवाल है राइट टू एजुकेशन का 12(1)(c) का, उसको जिस दिन पहली बार चर्चा किया था विद्यार्थी ने, तो मैंने कहा मैं तो इससे सहमत ही नहीं हूं कि 12(1)(c) होना चाहिए। 12(1)(c) ही नहीं होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल ही नहीं होना चाहिए। और तिलक साहब ने कहा कि पावरफुल लॉबी है जिसके कारण से आप तो ना भी चाहते हुए करेंगे। हमने अपने अधिकारी से मिला यहाँ पर में कि आपके पास कितने प्राइवेट स्कूल हैं, तो उन्होंने कहा कि रिकॉग्नाइज या अनरिकॉग्नाइज। मतलब प्राइवेट में भी वो स्कूल हैं जिन्होंने एनओसी ली है और चलाते हैं, वो 10%। बड़े तादाद में वो स्कूल हैं जो चलाते हैं और एनओसी की भी जहमत नहीं उठाते। इसीलिए जब आप इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ गई, रोजगार का अधिकार अलग से लाने की जरूरत पड़ गई और जीने का अधिकार हमारे पास था, इसका दूसरा सवाल उठता है कि क्या ये स्टेट ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने जीने का अधिकार में भोजन नहीं दिया लोगों को, हमने शिक्षा नहीं दी लोगों को, हमने रोजगार नहीं दिया लोगों को, तब इसकी जरूरत पड़ गई कि इसे अलग से अधिकार के रूप में रखे जाए। अन्यथा जब आपने जीने का अधिकार दिया तो ये सिर्फ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन कि लोग तय करें, पॉलिसी मेकर्स तय करें कि इसको कैसे स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया जाए। अब यहीं से सवाल उठता है कि जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनको तो देश बनाने का उत्साह था, दृष्टि था, विजन था और कैसा समाज बने इसके लिए उन्होंने काम भी किया। कल मैं सीएमपी में भी ये बात कह रहा था, यहां भी दोहराऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में विस्तार से चर्चा हुई कि हम कैसा समाज बनाने जा रहे हैं। और 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के नाते जो अंतिम भाषण भीमराव अंबेडकर साहब का है, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम कहते हैं कि ये हमारा जीने का अधिकार, ये भोजन का अधिकार, ये शिक्षा का अधिकार, ये रोजगार का अधिकार, बेसिकली ये जो डेमोक्रेटिक राइट्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस डेमोक्रेसी के लिए ही उन्होंने चिंता जारी की। और उन्होंने कहा था कि हमारे पास तो लोकतंत्र के जो अभ्यास थे वो पहले भी थे, लेकिन उस अभ्यास में हम कहां छूट गए, उन खतरों को चिन्हित करके चेतावनी के साथ आगे बढ़ना है कि हम बचा के रख पाए, अपने लोकतंत्र को बचा के रख पाए। शायद हमने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसमें जो दूसरी बात वो सबसे महत्वपूर्ण ढंग से कहे थे कि हम तो आजाद ही थे, हमने आजादी अपनी खोई किस्तों में। और खतरनाक बात उन्होंने कही कि अपने लोगों के कारण हमने खोया। वो तो नाम भी लेते हैं कि कौन कहां किसने धोखा दिया जिसके कारण से हमने खोया, कौन आजादी की लड़ाई में नहीं लड़ा, कौन दुश्मनों के साथ मिल गया। ये डिटेल्स उस लेटर, बहुत बड़ा लेटर है, मतलब स्पीच है उनका। तो कह रहे हैं कि अगर हमने उससे ना चेता तो ये आजादी भी हम बचा के रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, ये हमारी चुनौती है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही वो ये थी कि हम सभी जो अभी यहाँ बैठे हुए हैं, रहनुमा हैं, देश को बनाना चाहते हैं, ये डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल के लिए तो तैयार है, लेकिन डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल की चुनौती है, उसके लिए हम बहस नहीं करना चाहते। आज चुनौती वो है, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। फॉर द पीपुल भी अब चला गया, कहां कहां वो आपने सुना हमारे लोगों से, क्या वो फॉर द पीपुल भी कहीं कॉर्पोरेट के जिम्मे है, कहीं ग्लोबल फाइनेंस के जिम्मे है, कहीं अन्य तरीकों से हैंडल हो रहा है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक लार्जर सवाल है।
मैं स्मरण दिलाऊंगा आपको कि 1937 में जो वर्धा सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन ने आजाद भारत के लिए आजाद शिक्षा की व्यवस्था की नींव रखी और जाकिर हुसैन कमेटी का रिपोर्ट, जिस पर में एक हमारे शिक्षा की व्यवस्था की विस्तार से चर्चा हुई थी। और यह मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि एम्स इंस्टीट्यूट ने सेकंड नई तालीम कन्वेंशन की थी, जिसमें हमारे उस समय के मुख्यमंत्री, जो अभी के भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम तो खुद ही उसी बुनियादी विद्यालय के विद्यार्थी हैं। बिहार को यह गौरव हासिल है कि गांधी जी जब चंपारण आए थे और जब वहां उन्होंने अध्ययन किया कि यहाँ के लोग क्यों अंग्रेजों के मातहत हो गए, तो उन्हें लगा कि जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था हमारे बीच आई है उसके कारण से सारी बुराइयां हैं। शिक्षा व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है, आजाद भारत की आजाद शिक्षा व्यवस्था। और भितिहरबा और कई पूरे राज्य में 391 विद्यालय खुले। उस समय तो सिर्फ 6 ही उन्होंने, और बाद में 391 विद्यालय राज्य में खुले। वो विद्यालय मरणासन हो गए बाद में। अलग से हमारा बोर्ड बना था, बुनियादी विद्यालय का बोर्ड, सराकत आश्रम में उसका दफ्तर था वहां पर। वो एक्ट भी खत्म हो गया, चीजें भी खत्म हो गई। और यहीं से जब हमने कहा था कि उसमें से 10 विद्यालय हमें दे दीजिए, हम उसको डिवाइड करना चाहते हैं उन तर्ज पर, और हमारे मुख्यमंत्री ने बड़े उत्साह के साथ कहा था, दिवाकर जी हम तो उसी विद्यालय के विद्यार्थी हैं, 10 क्यों, 391 क्यों नहीं, और 391 क्यों, हमारे 67,000 प्राइमरी स्कूल क्यों नहीं। और वहां एक कमेटी भी अनाउंसमेंट हुई। हश्र क्या हुआ इस पर हम विस्तार से बात नहीं करेंगे कि तुमने 100 दिन से ज्यादा काम कैसे दे दिया। मैंने कहा कि भाई गारंटी का मतलब तो 100 दिन तो न्यूनतम हुआ ना, और हो सके तो उसको 365 दिन का काम दिया जाए। बोले अरे आप एक्टिविस्ट लोग सब यही कंफ्यूजन फैलाते हैं। बोले नहीं, 100 दिन जो है वो मैक्सिमम है, और नतीजा ये है कि 30-40 दिन का काम मिलता है। वो भी नहीं मिलता। वो मनमोहन सिंह की सरकार थी तब मिल जाता था, अब वो भी, उसमें बजट ही कम हो गया, तो जाहिर है कि वो और भी कम हुआ होगा। तो मतलब जो गरीब के लिए बनता भी है उसमें भी जो है वो हस्तक्षेप हो जाता है अधिकारियों का, और वो उसको भी कम कर देते हैं। तो उसी तरह से 25% भी नहीं हो रहा। कुछ स्कूल हैं, अब ये बड़ा एक अजीब सिस्टम। आप जाइए हमारे यहाँ तो मालूम नहीं क्या प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश में एक वेबसाइट है, उस पे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, स्कूल का सीट लिख दिया गया। ज्यादातर स्कूल अपना सीट बता रहे हैं 10। बड़े से बड़ा स्कूल जिसमें कई सेक्शन चलते होंगे, क्लास 1 में, नर्सरी में, वो बताते हैं हमारे पास 10 सीट खाली। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक सेक्शन है 40 बच्चों का, जिसका 25% हुआ 10, और हम 10 एडमिशन लेंगे। और जैसे ही 10 एडमिशन हुआ फिर वो कहे अब हो गया, 25% हो गया। और ज्यादातर तो वो भी नहीं लेते 25%। लखनऊ का जो सबसे बड़ा स्कूल है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, उसके खिलाफ तो उसकी 17 शाखाएं हैं, 50,000 बच्चों को पढ़ाता है। उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है कि सबसे बड़ा स्कूल है दुनिया का। उसकी लगभग हर एक शाखा के बाहर हम धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा अधिकारी दाखिलों का आदेश करता है और वो जनाब एडमिशन ही नहीं लेते। वो क्या करते हैं कि बच्चे के घर का जाके फोटो खींचेंगे, कहेंगे देखिए इसका तो पक्का घर है, इसके घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है, इसके घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, वो भले किसी और की गाड़ी हो, ये गरीब कैसे हो सकता है। मतलब सरकार की चयन प्रक्रिया पे ही वो सवाल खड़ा करते हैं। मतलब जैसे राशन के दुकानदार जो है ये कहना शुरू कर दे कि इसको हम राशन कैसे दें, ये तो गरीब है ही नहीं। तो अभी लखनऊ के डीएम बदले हैं, हमारे मित्र थे सूर्यपाल गंगवार जी। मैंने कहा कि भाई कम से कम इसको आप इसका कंप्लायंस कराइए, जो आप ही के बेसिक शिक्षा अधिकारी का ऑर्डर होता है। बोले अरे आप, हमने इतना करा दिया है कि एक शाखा में 1 एडमिशन हो रहा है, जबकि
क्योंकि जगदीश गांधी जी मर गए जो उसके मालिक थे, तो अब उनकी लड़की देख रही। तो जहां सैकड़ों एडमिशन होते हैं तो डीएम कह रहा है कि अरे भाई एक एडमिशन तो ले लिया ना, थोड़ा सब्र कीजिए, हमको टाइम दीजिए, मैं और एडमिशन कराऊंगा। हम लोग कहते हैं कि आप इनका वो कैंसिल कीजिए, एनओसी जो आईसीएसई सीबीएसई से मान्यता लिए हुए। तो एक शाखा मेरे घर से 4 घर छोड़ के है सिटी मॉन्टेसरी की, तो उसका आरटीआई में हमको तीसरे चौथे प्रयास में कागज मिल गया कि आवास विकास परिषद कह रहा है कि ये तो बिल्डिंग ही अवैध है। एक आईएएस अफसर के घर पे कब्जा करके उन्होंने स्कूल बना दिया और आवास विकास परिषद कह रहा है कि इसको मान्यता नहीं है, इसके नक्शे को मान्यता नहीं दी गई है बनाने के लिए, अवैध है, इसके ध्वस्तीकरण का आदेश है 17 साल पुराना। तो जब मेरे कागज मेरे हाथ में आए तो मैंने लखनऊ डीएम थे कौशल राज शर्मा, उनको दिया कि भाई इसको डेमोलिश करवाइए। तो डेमोलिशन के लिए उस दिन लोग गए जिस दिन छुट्टी थी, नहीं क्षमा करें, जिस दिन बच्चे पढ़ रहे थे। मतलब जाना चाहिए था कि जब बच्चे ना हो, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग गए ध्वस्तीकरण के लिए लेकिन भवन में बच्चे थे, इसलिए हम लोग कैसे ध्वस्तीकरण करते। तो आप देख रहे हैं कि योगी सरकार जहां चाह रही है बुलडोजर चला दे रही है, लेकिन उस स्कूल को गिराने के लिए वो उस समय जाते हैं जब बच्चे वहां स्कूल के अंदर हैं, और कह रहे हैं कि हम कैसे गिरा रहे, बच्चे हैं स्कूल के अंदर। तो खैर, हमने ये आपको जान लेना चाहिए कि जब मैंने आरटीआई में आईसीएसई से पूछा कि ये कागज है आवास विकास परिषद का जो कह रहा है कि ये भवन अवैध है, ध्वस्तीकरण आदेश है, इसको आपने मान्यता कैसे दे दी है? और उसका एनओसी तो ऑफिस में मिला ही नहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी के। जब मैं गया और ढूंढने कि इसको आपने नो ऑब्जेक्शन कैसे दिया है मान्यता के लिए, वो कागज हमको दीजिए आरटीआई में, तो एक कर्मचारी बोलता है कि भैया यहाँ तो है नहीं, आप वहीं सिटी मॉन्टेसरी से ही जाके ले लीजिए, उनके रिकॉर्ड में होगा। अब जिस स्कूल के खिलाफ मैं धरना प्रदर्शन करता हूँ वो मुझे कागज क्यों देगा? तो मैंने आईसीएसई को लिखा कि ये ध्वस्तीकरण का आदेश है, आप इनको मान्यता दिए हुए हैं। तो आप सोचिए आईसीएसई का क्या जवाब आया। वो कहता है कि हम लोग आरटीआई के दायरे के बाहर। पासवर्ड लिया था पैडगढ़। अभी मैं मौजूद कितनी संघर्ष भरी सबकी कहानियां हैं, इसलिए आप लोग बने रहें। धन्यवाद।